Good morning, students. Welcome back to the class 12 subject Business Studies, chapter number 5 Organizing. And today's topic we will be going with importance of dedication. As I have already started the topic known as the dedication. In that dedication, we have seen meaning, and then we have seen the definition of dedication, and then elements of dedication and comparison of dedication we have seen in earlier video. In today's video, we will go with the short definition, and then we will see the elements which has been given as a dedication, and then we will compare little bit of dedication of authority, responsibilities and accountability, and then we will continue with the importance of dedication. So let's begin with the definition of dedication. Dedication of authority merely means a granting of authority to subordinates to operate within prescribed limits. Theo Hammond. According to Theo Hammond, dedication of authority has been provided to the subordinate from superior to work in a limited area and make a decision whenever it is needed. It is known as dedication of authority. अगर आप किसी को अथॉरिटी देते हो तो वो राइट टाइम पे राइट डिसीजन ले सकता है ऑन बिहाफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन. Then we have seen the elements of dedication. We have three dedication in this. One is authority, another is responsibility, and the third one is accountability. As in earlier video, I have not mentioned that authority and responsibility should be balanced. So today I'll tell you regarding the authority and responsibility. If authority is higher than the responsibility, then the person will be dominant towards the candidates or employees. But the person has more responsibility and less authority, then he will get demoralized because उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है लेकिन अथॉरिटी कम है, तो वो डिसीजन नहीं ले सकता और उसके ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो जाएगा. लेकिन अगर उसके पास अथॉरिटी ज़्यादा है और रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है, तो वो पीपल को या एम्प्लॉयज़ को डोमिनेट करेगा और अपने पावर का मिसयूज कर सकता है. एंड देन थर्ड पॉइंट इज अकाउंटेबिलिटी. अकाउंटेबिलिटी का मकसद यहाँ पर यह है कि जो पर्सन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करता है उसके ऊपर एक जवाबदेही होता है. दैट पर्सन इज आंसरेबल आफ्टर द इन आउटकम ऑफ द रिजल्ट. जो भी उसने काम किया है उसका जो आउटकम आता है उस आउटकम का वो अकाउंटेबल पर्सन है, वो आंसरेबल होता है कि ये आउटकम कैसे हुआ और क्यों हुआ. Let's begin the next topic as an comparison between authority, responsibility and accountability. I'll go with a short one with this. So accountability, responsibility and authority are mentioned in the meanings. So I'll start with it. Authority means right to command. मैं किसी को ऑर्डर दे सकता हूँ, किसी को डिसीजन लेने के बाद मैं किसी को जॉब शिफ्ट करवा सकता हूँ, तो ये मेरी अथॉरिटी है. अब जब बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी में कहा है ऑब्लिगेशंस टू परफॉर्म एंड असाइन टास्क. जो टास्क मैंने किसी को दिया है और मुझे मिला है वो टास्क मेरा टाइम पे हो जाना चाहिए, वो मैं एश्योर करूँगा. एंड अकाउंटेबिलिटी की मीनिंग में ऐसा कहा है कि आंसरेबल फॉर द आउटकम ऑफ द असाइन टास्क. जो टास्क मुझे मिला है वो टास्क कैसे निकलेगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, वो जो भी इम्पैक्ट आएगा उसका आंसरेबल पर्सन मैं खुद रहूँगा. अब ओरिजिन की जब बात करते हैं तो अथॉरिटी कैसे शुरू होती है. अथॉरिटी एक फॉर्मल पोजीशन से शुरू होती है, वेयरएज जब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो डेडिकेशन ऑफ अथॉरिटी से शुरू होती है. जब अथॉरिटी मिलती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ऑटोमेटिकली मिलना शुरू हो जाती है. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अकाउंटेबिलिटी, तो अकाउंटेबिलिटी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से अराइज होती है. सो जब हम लोग डेडिकेशन की बात करते हैं तो पॉइंट नंबर 3 जो डेडिकेशन है उसके अंदर अथॉरिटी जो है वो डेडिकेटेड होती है, वेयरएज रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अकाउंटेबिलिटी दोनों डेडिकेटेड नहीं होते. रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा बहुत डेडिकेट हो सकती है बट अकाउंटेबिलिटी डेडिकेशन में नहीं आती. जब हम लोग एक फ्लो की बात करते हैं तो अथॉरिटी जो है वो टॉप लेवल से लोअर लेवल पे जाता है डाउनवर्ड फ्लो में. सो सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट के थ्रू हम लोग अथॉरिटी कंप्लीट करते हैं. वेयर जब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लोअर लेवल से अपर लेवल जाता है.
तो अपरवर्ड फ्लो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर। जब अकाउंटेबिलिटी की बात होती है तो अकाउंटेबिलिटी भी अपवर्ड जाती है, लोअर लेवल टू टॉप लेवल मैनेजमेंट तक। So this much has been done in the last video, as I have tried my level best to make it in short way. So today's topic will start with an importance of dedication of authority. Importance of dedication of authority. I am having 6 points over here. I'll start with the topic considered first point as effective management, then employee development, then motivation of employees, facilitations of growth, basic of management hierarchy, then better condition. These 6 points will be carried forwarded in today's video one by one. So let's begin with the first point. Dedication of an authority helps in the efficient functions of organization. अगर dedication of authority होगी तो आपकी जो organization की functions है वो functions smoothly and effectively work करेंगी, ये point ऐसा कहता है. So first point is effective management. अब जब effective management की बात हम लोग करते हैं तो effective management की वजह से जो managers हैं वो इफेक्टिव रिजल्ट ले सकते हैं, और अथॉरिटीज़ की वजह से उनके पास पावर होती है, पावर होने की वजह से वो अपने फंक्शंस परफेक्ट टाइम पे कंप्लीट कर सकते हैं और इम्पोर्टेंट डिसीजंस को वो एनहांस कर सकते हैं या आगे ले जा सकते हैं. तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है थ्रू डेडिकेशन मैनेजमेंट आर एबल टू फंक्शन मोर इफेक्टिवली एज दे गेट मोर टाइम टू कंसर्न ऑन इम्पोर्टेंट मैटर्स. जब अगर उनके पास डिसीजन लेने का पावर होता है तो मैनेजर्स क्या करते हैं, मोर इफेक्टिव डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि उनके पास उतना टाइम होता है और वो टाइम के बेस पे, अपनी अथॉरिटी के बेस पे इम्पोर्टेंट मैटर्स को डिस्कस करके डिसीजन ले सकते हैं. Dedication gives them a freedom from doing routine work and provide them an opportunity to excel in new areas. Effective management के अंदर मैनेजर्स को जो फ्रीडम मिलती है तो वो अपना रूटीन वर्क तो वो कर ही रहे हैं, साथ साथ में वो अपॉर्चुनिटी के ऊपर नए नए एरियाज के अंदर नए नए स्कोप्स वो खड़ा कर सकते हैं. जहाँ पे भी उनको मौका मिलेगा वो वहाँ पर अपना वर्क दिखाएंगे और वर्क दिखा के अपने एरियाज को एक्सपैंड करने की कोशिश कर सकते हैं. This is known as effective management. Next point is employees development. जब employees development की बात करते हैं तो dedication जो है वो एम्प्लॉयज को चांस देता है और चांस देने के बाद में उनसे टैलेंट और स्किल्स के अंदर इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करता है. तो डेडिकेशन कैसे हेल्प करेगा? ड्यू टू डेडिकेशन एम्प्लॉयज गेट्स मोर अपॉर्चुनिटी टू यूटिलाइज दैट टैलेंट एंड स्किल एंड इम्प्रूव दैट करियर प्रोस्पेक्ट. अगर मैं किसी एक्सपर्ट पर्सन को जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है और बहुत ज़्यादा स्किलफुल है बट उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, अगर मैं उसको पावर देता हूँ और उसको बहुत सारे एरियाज में वर्क ऑन करवाता हूँ तो क्या होगा, वो जो एम्प्लॉय है उसको बहुत अच्छे चांस मिल जाएगा और उसके पास पावर होगा तो वो राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेगा और उसका टैलेंट जो है वो हमें शोकेस होगा, वो अपने करियर के अंदर आगे ग्रोथ करेगा, क्योंकि वो बंदे को हम लोग एक्सपीरियंस देते हैं. एक्सपीरियंस इस तरह से देते हैं कि उसके पास थोड़ा सा पावर होता है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है. तो वो क्या करेगा, अपने नॉलेज पे, अपने स्किल्स पे, अपने टैलेंट के बेस पे ऑर्गेनाइजेशन की बेनिफिट्स करने के लिए डिसीजन ले सकता है. अगर वो डिसीजन लेगा तो उसके इसमें इम्प्रूवमेंट ज़रूर होगा. अगर इम्प्रूवमेंट होगा तो वो ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट में आगे बढ़ेगा. It allows them to develop their skills, which will enable them to perform complex tasks and assume the responsibilities which will improve their career prospect. सेम पॉइंट जो मैंने अभी कहा कि अगर उसको हम लोग डेडिकेशन ऑफ अथॉरिटी देते हैं तो उसके पास स्किल्स जो हैं वो यूज़ करेगा और डिफ़िकल्ट टास्क के ऊपर वो परफॉर्म करेगा और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसको पता चलेगी. अब जब उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता होगी तो वो गलती कम करेगा. इट मेक्स देम बेटर लीडर एंड डिसीजन मेकर. जब उसके पास पावर होगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी तो वो अच्छा लीडर बन सकता है और डिसीजन मेकर भी बन सकता है. It empowers the employees by giving them chance to use their skills, gain experience and develop themselves for higher positions. मैंने ये वर्ड स्टार्टिंग में ही कहा था, सेम रिपीटेड अगेन आया है. तो इसमें क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ को चांस मिलता है स्किल गेन करने के लिए, नए नए स्किल्स वो सीखते हैं प्रैक्टिकल के टाइम पे, साथ साथ में उनके पास एक्सपीरियंस भी होने लगता है
और जब वो एक्सपीरियंस लेते हैं तो धीरे धीरे उनका डेवलपमेंट होने लगता है हायर पोजीशंस की तरफ। पॉइंट नंबर 3 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो पॉइंट नंबर 3 जो है मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज। किस तरह से डेडिकेशन मोटिवेट करता है एम्प्लॉयज को। Dedication motivates the subordinates to work with great responsibility and helps in developing their talent. डेडिकेशन मीन्स आप अथॉरिटी दे रहे हो किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो। तो डेडिकेशन की वजह से सबऑर्डिनेट्स को हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटीज देते हैं, और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं तो वो अपना टैलेंट शोकेस करते हैं और वो अपने टैलेंट को और एनहांस करते हैं बाय राइट डिसीजन मेकिंग। गलती भी होगी तो वो हम लोग उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं और उनको एनकरेज करते हैं कि वो नेक्स्ट टाइम वापस ना हो। इट ऑल्सो हैज़ psychological benefit. It shows the trust and confidence of superior on his subordinate. अगर मैं किसी को डेडिकेशन देता हूँ या किसी को अथॉरिटी देता हूँ एज एन सुपीरियर, तो मेरे सबऑर्डिनेट के बीच में एक ट्रस्ट होगा, कॉन्फिडेंस होगा कि नहीं वो जो डिसीजन लेगा वो परफेक्ट है। तो यहाँ पे साइकोलॉजिकल बेनिफिट भी होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिसमें एक बेटर कोऑर्डिनेशन क्रिएट होता है सबऑर्डिनेट और सुपीरियर के बीच में। Responsibility for work building and self-esteem of an employee and improve his confidence. अगर हम लोग उन्हें डेडिकेशन देते हैं, अथॉरिटी देते हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन जाती है कि वो साथ में वर्क बिल्ड करें और साथ साथ में सेल्फ एस्टीम, खुद के ऊपर डिपेंडेंट रहें और अपना कॉन्फिडेंस भी वो ग्रोथ कर सकते हैं। He feels encouraged and tries to improve his performance further. जब उसको डेडिकेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटीज मिलती हैं तो वो अपने आप के अंदर पावर जनरेट करता है, खुद अपने आप को मोटिवेट करने की कोशिश करता है। जब वो खुद मोटिवेट होता है तो वो और भी अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। पॉइंट नंबर 4, फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ। अगर डेडिकेशन हम लोग किसी को देते हैं तो डेडिकेशन की वजह से हम लोग ट्रेनिंग किसी को दिलवाते हैं। तो जब ट्रेनिंग देते हैं तो सामने वाले के ट्रेनिंग की वजह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी आगे ग्रोथ करती है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी लिखी हुई है, डेडिकेशन एक्ट एज अ गुड ट्रेनिंग ग्राउंड एंड हेल्प्स इन द एक्सपेंशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बाय प्रोवाइडिंग अ रेडी वर्कफोर्स टू टेक अप लीडिंग पोजीशन इन अ न्यू वेंचर। नए नए एनवायरनमेंट में, नए नए सिचुएशंस में, नए नए केस के अंदर अगर आपने किसी बंदे को डेडिकेशन दिया हुआ है, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी उनको दी है, तो वो पर्सन ऑटोमेटिकली अगर एक्सपीरियंस लेता है तो वो आगे जाके ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपेंशन ग्रोथ में बेनिफिट करेगा। जब ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ करेगी तो ऑटोमेटिकली जो पर्सन है, जो एम्प्लॉय है, उसको हायर पोजीशन मिलेगी और हायर पोजीशन मिलेगी तो वो ऑटोमेटिकली आगे जाके नए प्रोजेक्ट्स के ऊपर बहुत ही कॉन्फिडेंटली वर्क कर सकता है। अगर वो वर्क कर रहा है तो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशन का भी एक्सपेंशन होने लगेगा। Trained and experienced employees are able to play significant role in launching a new project. हाँ, अगर हम लोग एम्प्लॉयज़ को डेडिकेशन ऑफ अथॉरिटी देते हैं तो वो ट्रेंड होगा, एक्सपीरियंस होगा और एक्सपीरियंस होने की वजह से वो नए नए रोल्स प्ले कर सकता है नए नए प्रोजेक्ट्स के ऊपर। सो अल्टीमेटली एम्प्लॉयज़ को हम थोड़ी सी अथॉरिटी भी देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि वो डिसीजन ले सके। अगर वो डिसीजन राइट टाइम पे ले सकते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट हो सकता है। पॉइंट नंबर 5, बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की। अब मैनेजमेंट हायरार्की का है टॉप लेवल, लोअर लेवल, मिडिल लेवल, ये है हमारा मैनेजमेंट हायरार्की। तो यहाँ पर क्या होता है कि डेडिकेशन की वजह से सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप स्ट्रांग होती है, जिससे हमारी हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट भी स्ट्रांग होगी। इट इज़ अ डिग्री एंड अ फ्लो ऑफ अथॉरिटी विच डिटरमाइंस who has to report to whom। अगर आप डेडिकेशन की बात करते हो तो डेडिकेशन केस में सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप स्ट्रांग होती है। तो ये जो अथॉरिटी है ये डिटरमाइन क्लियर करती है कि किसको कैसे और कब रिपोर्ट करना है। द एक्सटेंशन ऑफ dedicated authority also decides the power that each job position enjoys in the organization। अगर डेडिकेशन ऑफ अथॉरिटी हम लोग करते हैं या एम्प्लॉयज़ को देते हैं तो एम्प्लॉयज़ के पास डिसीजन लेने का पावर भी होता है
और हम लोग एक स्ट्रक्चर के बेस पे किसके पास कितना पावर है और कैसे वो ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म कर सकता है वो सब कुछ हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं। इसलिए बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट में रखा गया है डेडिकेशन के लिए। पॉइंट नंबर 6 की बात जब हम लोग करते हैं तो आता है बेटर कोऑर्डिनेशन। डेडिकेशन की वजह से एक बेटर कोऑर्डिनेशन क्रिएट हो जाता है बिकॉज देयर आर 3 एलिमेंट्स ऑफ डेडिकेशन: अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड authority. It helps to identify the powers, duties and answerability to the various jobs. यहाँ पर सबके पास पावर भी है, ड्यूटीज भी है, आंसरेबिलिटी भी है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि तीनों चीज़ों की वजह से कोऑर्डिनेशन बेटर हो जाता है। It provides clarity in duty to perform and avoid overlapping and duplication of work. अगर आप डेडिकेशन ऑफ अथॉरिटी करते हैं, आप एक सुपीरियर होके सबऑर्डिनेट्स को उनका जॉब दे देते हो, उनको अथॉरिटीज़ देते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देते हो और अकाउंटेबिलिटी देते हो, तो वो जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो मेक श्योर करते हैं कि वो ओवरलैपिंग ना करें और डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं करेंगे। उनको उनका जॉब पता होगा, तो ओवरलैपिंग होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। Such clarity helps in developing and maintaining effective coordination amongst the department level and functions of management. और ऐसी क्लैरिटी की वजह से आपका डिपार्टमेंट, आपका फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट सब प्रॉपरली एक हायरार्की के अंदर प्रॉपरली वर्क करेंगे। टॉप लेवल से लेके मिडल लेवल से लेके लोअर लेवल तक सबको अपनी ड्यूटीज़ पता होंगी और उनके बीच में एक बेटर कोऑर्डिनेशन क्रिएट होगा। और बेटर कोऑर्डिनेशन क्रिएट होने की वजह से यहाँ पर कोई ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे। So, as we have seen six topics in importance of dedication, and that's it for today. Thank you. We will see the next video. We will see about centralization and decentralization. Hope so. We will cover all the topics in that. That's it for today. Thank you.